आप सभी का फिर से स्वागत है। तो देखिए, आज का जो हम ये टॉपिक हम देख रहे हैं, ये भौगोलिक जो विभाजन से संबंधित है, यानी कि उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन है। तो इसमें हमने जो पहला टॉपिक है देख लिया है, गंगा का मैदानी क्षेत्र। दूसरा टॉपिक है आपका तराई क्षेत्र और तीसरा आता है भाबर क्षेत्र। ठीक है, और ये तीनों के बारे में मैंने लघु रूप में आपको समझा भी दिया है। देखिए, तराई क्षेत्र के से संबंधित क्षेत्र कौन-कौन सा आता है, ये भी मैंने आपको समझा दिया है। यानी कि सबसे नीचे आता है गंगा का ये मैदानी क्षेत्र, फिर उसके ऊपर का जो एरिया आता है तराई क्षेत्र, फिर उसके ऊपर का आता है भाबर क्षेत्र, फिर उसके ऊपर का क्षेत्र आएगा शिवालिक क्षेत्र। ठीक है? तो गंगा हरिद्वार में गंगा के मैदान में तुरंत उत्तर का जो भी क्षेत्र है वो, और यानी कि मैदान के उत्तर का क्षेत्र, यानी सिंपल सी बात है कि अभी पहला टॉपिक ये मैदानी वाला था। इसी के जो नॉर्थ साइड वाला जो भाग होगा वो तराई क्षेत्र के रीजन में आएगा। ठीक है, और जिसमें क्या है, पौड़ी गढ़वाल नैनीताल के क्षेत्र भी आते हैं और उधम सिंह नगर के भी क्षेत्र इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, और इसकी जो औसतन ये चौड़ाई है इस पट्टी की तराई क्षेत्र की, तो 20 से 30 ये किलोमीटर की है। ये एक बार सवाल में आया था। ठीक है, क्योंकि सवाल कहीं से भी दिए जा सकते हैं। और एक बार ये नीचे वाला भी सवाल ये दिया गया था कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आर्टिजेंस वेल पाए जाते हैं, या फिर हिंदी में कहें तो पाताल कोण कुएं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तराई वाला क्षेत्र ही है, क्योंकि जितना आप ऊपर बढ़ेंगे ना, तो वहां पर ये कुएं जो है पा ही नहीं, ये चीजें नहीं पाई जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनकी जो नीचे जो सरफेस है ना, वहाँ वो चट्टानों से बनी होगी। ठीक है, तो वहाँ पर उसको वो तोड़कर और नीचे तक वहाँ जा पाना संभव नहीं हो पाता। इसलिए ये कुएँ जनरली क्या है कि तराई के क्षेत्र क्षेत्र के आस-पास तक ही सीमित रहते हैं। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है? कुएँ भी कोई बोल सकते हैं, या फिर हैंडपंप हो गया, ये सब जो भी चीज़ें होती हैं तराई के रीजन में ही लगी होती हैं। भाबर यानी कि नैनीताल, हल्द्वानी का जो ये रीजन है, या इससे संबंधित जो भी गढ़वाल का क्षेत्र है, इनमें क्या होता है कि ये भाबर का क्षेत्र होता है। ये जो कंकड़ों से ये बना हुआ क्षेत्र है, और इसके नीचे बहुत भारी-भारी क्या हैं, चट्टानें हैं, और इसके नीचे पानी है। तो जो आर्टिज़न्स और वो जो लगाने के लिए उन जो चट्टानों को तोड़ पाना संभव ही नहीं है। तो इसलिए आप लोगों ने देखा होगा हैंडपंप यहाँ पर लगाए ही नहीं जाते। ठीक है? और ना ही यहाँ पर कुएँ ऐसे होते हैं। तो वही नाम अभी हम देख रहे हैं, यानी कि भाबर का क्षेत्र, यानी कि तराई के तुरंत उत्तर और शिवालिक की श्रेणी में, शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं उसके दक्षिण में। देखिए, गंगा का मैदानी क्षेत्र फिर से मैं आपको समझाऊँ, ये मान लीजिए उत्तराखंड है। तो ये जो क्षेत्र है ये हरिद्वार का, ये गंगा का मैदानी क्षेत्र हो गया। ठीक है, फिर इसके जो ऊपर का क्षेत्र है आपका ये वाला, तो ये आपका होगा तराई क्षेत्र। फिर इसके ऊपर का क्षेत्र आपका हो गया भाबर। तो अब ये भाबर क्षेत्र जो है, इसके आसपास में कौन कौन से क्षेत्र होंगे? तो भाबर के दक्षिण में आपका, यानी कि नीचे आपका तराई क्षेत्र है, और ऊपर कौन सा क्षेत्र होगा? ऊपर होगा शिवालिक क्षेत्र। तो वही हमसे यहाँ पर कह रहा है कि ये जो भाबर क्षेत्र है ये किन दो के बीच में मध्य है, मतलब दोनों के बीच में है। तो ये है आपका तराई के उत्तर में, और शिवालिक श्रेणियों के ये दक्षिण में है। ठीक है, ध्यान में ये रखिएगा। और इसकी चौड़ाई, भाबर क्षेत्र की चौड़ाई औसतन कितनी है? 10 से 12 किलोमीटर की है। ठीक है, और तराई क्षेत्र की अभी देखिए आपने 20 से 30 ये किलोमीटर की है। दोनों को ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो भाबर क्षेत्र में, यानी कि इस क्षेत्र में भूमि ऊबड़-खाबड़ और मिट्टी जो कंकड़ पत्थर मोटे ये बालू से युक्त होती है। ठीक है, तो इसलिए ये जो क्षेत्र होता है जनरली उपजाऊ भी नहीं, खेती-बाड़ी के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। ठीक है, और इस क्षेत्र का जो निर्माण हुआ था, ये प्लास्टोसीन युग के समय का ये क्षेत्र जो है माना गया है। तो यह भी सवालों में आ सकता है, यानी कि भाबर क्षेत्र से संबंधित है प्लास्टोसीन वाला। और ये क्या कृषि के लिए अनुपयुक्त है। लेकिन अब तो क्या है कि अब बहुत सारे लोगों ने कंकड़-वकड़ जो ज़मीनों से निकाल कर और खेती-बाड़ी में लगे हैं। लेकिन अगर नेचुरल वे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि जैसी थी स्थिति, वैसे केस में ये जो क्षेत्र है, ये कृषि के लिए अनुपयुक्त है। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो ये सवाल आ सकता है। फिर चौथा आपका आता है शिवालिक आता है, यानी कि शिवालिक वो रीजन है, यानी कि जो कि भाबर क्षेत्र के ठीक उत्तर साइड में है, यानी उसके ऊपर है। ठीक है? तो भाबर के उत्तर में स्थित जो जो भी पहाड़ियाँ हैं उन्हें शिवालिक कहा जाता है, यानी कि शिवालिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है? और इसी शिवालिक को क्या कहा जाता है? इसे ये बाह्य हिमालय या हिमालय का इसे पाद भी कहा जाता है। पाद का मतलब होता है यानी कि शुरुआत, यानी कि क्या बोल सकते हैं, पैर। ठीक है? तो शिवालिक से ही जो है पहाड़ियों की शुरुआत हो जाती है। तो इसी को इसका बेसमेंट या हिमालय का पाद भी इसे माना जाता है।
तो ये लाइन भी ये सवालों में आ चुका है। और एक सबसे महत्वपूर्ण ये भी जो है एग्ज़ामों में आ चुका है, यानी कि इस शिवालिक रेंज की जो चोटियाँ हैं, उसकी औसतन ऊँचाई कितनी है, ये आया था और ये 2 बार आया था, ठीक है? तो ये 700 से लेके 1200 मीटर के बीच की जो रेंज है चोटियों की, तो ये शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत ही आती हैं, ठीक है? और यह श्रेणी हिमालय का नवीन भाग है। देखिए, हर लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान में ये जो भी रखना है आपको। अगला पॉइंट है कि प्राकृतिक वनस्पति और जंगल अधिक यहाँ पाए जाते हैं शिवालिक रेंज में, और पर्यटक भी ज़्यादातर इसी क्षेत्र में आते हैं घूमने के लिए। तो ये सब चीज़ें संबंधित हैं, किससे संबंधित है? ये सब चीज़ें शिवालिक क्षेत्र से संबंधित हैं। और इस का निर्माण काल जो है मायोसीन से लेकर निम्न जी प्लास्टोसीन तक ये माना गया है। अभी इससे पहले हमने एक अभी टॉपिक देखा था हमने कि भावर का, तो भावर का क्षेत्र का निर्माण जो है प्लास्टोसीन युग में से ये माना गया है, लेकिन शिवालिक का क्या है मायोसीन से निम्न ये प्लास्टोसीन तक ये जो है माना गया है। ठीक हो गया? अब इसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं या कौन-कौन सा रीजन आता है, थोड़ा-सा ये भी देख लेते हैं। तो इस श्रेणी के या क्रम की बात करें, तो हिमालय नदियों के द्वारा जगह-जगह पर खंडित भी कर दिया गया है इस शिवालिक रेंज की श्रृंखलाओं को, जैसे ये टिहरी और ये गंगा में ये हरिद्वार में ये गंगा के ये द्वारा, यानी कि टिहरी और हरिद्वार में गंगा के द्वारा, देहरादून में यमुना के यमुना नदी के द्वारा, और पौड़ी में रामगंगा, ठीक है? और फिर आगे वैसे ही अगर हम कुमाऊँ की हम जहाँ बात करें, तो नैनीताल में ये है आपका ये भाखड़ा, कोसी, नंदोर आदि नदियाँ। तो ये सब ये क्या है कि ये संबंधित है शिवालिक रेंज की श्रेणियों से, और ये क्या करती हैं कि ये मतलब कि इन्होंने जगह-जगह पर मार्गों को क्या कर रखा है, खंडित। तो ऐसा सवाल कहीं पर भी दिया जाएगा, तो इसका सीधा संबंध कहाँ से होगा, तो शिवालिक श्रृंखलाओं से होगा, ठीक है? अतः इस क्षेत्र में क्या होता है, भूस्खलन और भारी कटाव के कारण गहरी घाटियाँ जो पाई जाती हैं। ये भी आ सकता है और किसी एग्ज़ाम में आया भी होगा कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत में गहरी घाटियाँ पाई जाती हैं। तो सब इसी वजह से पाई जाती हैं, क्योंकि ये नदियाँ इतने काट-पीट ये जो भी करती हैं ना कि सब कुछ ये बहा ले जाती हैं इस क्षेत्र के अंडर में। चलिए, और शिवालिक में और क्या-क्या है यहाँ पे, तो ये ग्रीष्मकालीन में के समय में यहाँ का जो मौसम होता है बहुत ही सुहावना होता है, पर्यटक इसी क्षेत्र में ही आते हैं, ठीक है? और कुछ इसमें ख़ास नहीं है, और ये कुछ ये पेड़ों के लिए नाम दिए गए हैं, तो आप चाहें तो इसको एक बार लगभग देख लेना, अगर नहीं भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगले हम टॉपिक पे हम चलें। तो देखिए, शिवालिक की रेंज में एक चीज़ और देख लेते हैं, खनिज का। तो देखिए, खनिज की दृष्टि से बहुत ही शिवालिक जो क्षेत्र है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है? देहरादून के ये मंदारसू और ये बाड़कोट तथा ऋषिकेश के पास डोलामाइट की जो भी चट्टानें हैं ना चूने की, वो इसी रीजन के अंतर्गत ही आते हैं, और जिसका उपयोग सीमेंट बनाने में होता है, ठीक है? तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। पाँचवाँ आता है दून क्षेत्र, या फिर जिसे दोआब क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अब ये कहाँ पर है? अब ये शिवालिक से ऊपर आएगा। देखिए, सबसे नीचे मैदानी क्षेत्र था गंगा का, फिर आपका आया था ये तराई क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, शिवालिक, ठीक है? तो ये 4 हो गए। अब ये 5वाँ जो आएगा, अब आएगा जिसे कहा जाएगा दून क्षेत्र या फिर द्वार क्षेत्र, ठीक है? तो अब ये किन के बीच में स्थित है? तो देखिए, अब इसके नीचे आपका शिवालिक है, अभी जो हमने अभी नाम पढ़ा है, यानी कि शिवालिक है। अब इसके ऊपर, तो इसके ऊपर है मध्य हिमालय, तो इन दोनों के बीच में स्थित है दूनद्वार क्षेत्र। क्योंकि देखिए, अब जितने भी ये क्षेत्र है ना, ये सब आपको मालूम होने चाहिए कि कौन-कौन से या किन के मध्य में ये क्षेत्र स्थित है, क्योंकि ये पूछा जाएगा। सॉरी। अब आगे बढ़ेंगे, तो शिवालिक श्रेणियों के उत्तर और ये मध्य हिमालय के दक्षिण, अर्थात शिवालिक और ये मध्य हिमालय के बीच में ये क्षेत्र ये पाया जाता है, और इसकी औसतन जो चौड़ाई है वो 24 से 32 किलोमीटर की है, और इस में भी जो ये जो 3500 से 700 ये मीटर तक की ऊँची ये इसकी जो कुछ जो घाटियाँ सॉरी ये जो पर्वतें हैं, ठीक है? जो कि जिनकी जो भी घाटियाँ हैं वो कौन-सी हैं, वो है क्षैतिज रूप में, यानी कि इस रूप में ये पश्चिम और मध्य भाग में दून तथा उसके ये पूर्वी ये भाग में ये फैली हुई हैं, जिसकी वजह से इनको ये पूर्व में दून या फिर द्वार क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है? तो फिलहाल इसमें ये पढ़ने के लिए तो यही है कि इसका औसतन जो क्षेत्र है ये कितना है, तो ये आपको ध्यान में ये सब चीज़ें जो है रखनी है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे है आपका
ये जो क्षेत्र है आपका, यानी कि जिसके बारे में अभी हम ये देख रहे हैं, यानी कि द्वार क्षेत्र, ठीक है? तो इसमें कुछ चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। एक तो आपका ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और एक आपका ये है। तो इस क्षेत्र में ये प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन-कौन सी हैं? तो आसन है, सुसवा है, आदि ये नदियाँ जो है लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों से ज़्यादा मात्रा में उपजाऊ और साद ये लाकर और वहाँ पर क्या करती हैं, गिराती हैं, ठीक है? तो ये यानी कि दून क्षेत्र से ये जो भी संबंधित है। अगला है, देखिए अब यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं बहुत ही अनुकूल हैं, तो फिर अनुकूल होने की वजह से लोगों के लिए रहने के लिए भी अच्छी लोकेशन है, और जिस वजह से यहाँ पर क्या होता है, जनघनत्व तो अधिक ये पाया जाता है। तो पूछा जा सकता है कि उस क्षेत्र का नाम बताइए, उस हिमालय ये यानी उत्तराखंड के उस क्षेत्र का नाम बताना है जहाँ पर जनघनत्व अधिक पाया जाता है, तो वह है द्वार क्षेत्र, ठीक है? तो ये नाम भूलिएगा नहीं। अगला पॉइंट है यहाँ पे, दून घाटियों में जो है क्या होता है, भूस्खलन की घटनाएँ अधिक होती हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये जो भूस्खलन होते हैं, ये बता रहे हैं, ये क्या होते हैं, मध्य हिमालय श्रेणी से होते हैं, जिसे जो है लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? तो अब सिंपल सी बात है, तो ये जो भूस्खलन जो ये घटनाएँ होती हैं, तो अब ये इसकी ऊँची वाली चोटियों से ही होती होंगी, सिंपल सी ये लाइन में हमसे जहाँ का आता है। तो अब वो चोटियाँ किस क्षेत्र के अंतर्गत में आएँगी? तो वो चोटियाँ जो है लघु या मध्य हिमालय के क्षेत्र में आएँगी, जो कि आपका छठवां पॉइंट है। इसी रेंज में क्या होता है, इसी में क्या होता है, भूस्खलन सर्वाधिक होता है, जिसकी वजह से ये द्वार क्षेत्र भी प्रभावित होता है, ठीक है? तो अगला जो कनेक्टिंग वाला पॉइंट है, वो आपका ये है। और इसी क्षेत्र में जो है दूधातोली श्रृंखला भी है। अच्छा, मैंने लास्ट के सेशन में आपको बताया होगा, दूधातोली जो है किन-किन जिलों में फैली है, उन जिलों के नाम आप लोगों को मुझे बताने हैं, क्योंकि आ सकता है कभी भी, ठीक है? तो अभी आएगा इसमें भी। अब आप लोगों ने तो देख लिया होगा, फिर भी आंसर दीजिए। तो लघु यानी कि मध्य हिमालय क्षेत्र, यह पर्वत क्षेत्र शिवालिक के उत्तर और ये बृहद हिमालय के दक्षिण यानी कि उसके यानी कि नीचे, ठीक है? लगभग 9 जिलों में ये फैला हुआ है, ठीक है? बस इतना ध्यान में ये रखिएगा कि ये किन के बीच में है और इसके ऊपर कौन-सा है, इसके ये नीचे कौन-सा है। और लघु हिमालय के अंतर्गत ही एक सवाल ये दिया गया था कि दूधातोली श्रृंखला जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत में आती है? तो कई लोगों ने बृहद हिमालय का ऑप्शन सही कर दिया था, किसी लोगों ने पता नहीं क्या-क्या किया था। तो ये आती है आपकी मध्य हिमालय रीजन का ये श्रृंखला है, यानी कि लघु हिमालय के अंतर्गत में चमोली और पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा जिले के मध्य में फैले हुई एक पर्वत श्रृंखला है, जिसे दूधातोली के नाम से जाना जाता है, और इसी श्रृंखलाओं को उत्तराखंड का पमीर भी कहा जाता है, ठीक है? और ये जो श्रृंखला है, किस क्षेत्र के या किस रीजन के अंडर में आता है, तो ये आपका आता है लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र के अंडर में आता है। तो इतनी चीज़ें ध्यान में ये रखिएगा। अब कल मैं पूछूँगा, तो रेडी आप सभी लोगों को रहना है। इतनी चीज़ें आप सभी को अब समझ में आ गई हैं। तो अभी हम इसी की बात हम करेंगे, यानी कि लघु हिमालय के बारे में अभी हम जानते हैं, जिसे मध्य हिमालय भी कहा जाता है। तो यहाँ पर कोणधारी वनों की संख्या बहुत है, तो ये शब्द भी ध्यान में जो है रखिएगा, ठीक हो गया? और लघु हिमालय की जो ऊँचाई है, इस क्षेत्र की जो भी ऊँचाई है वो, ठीक है, वो 1200 से 4500 मीटर की हाइट है, ये ध्यान में ये रखिएगा। अभी हमने इससे पहले अभी एक चीज़ देखी थी, शिवालिक श्रेणी में जो चोटियों की जो हाइट थी, वो कितनी थी? आंसर मुझे दीजिए आप लोग। तो उसी रूप में अगर हम लघु क्षेत्र की चोटियों की या इसकी ऊँचाई की हम रेंज की बात करते हैं, तो वो है 1200 से लेकर ये 4500 मीटर की रेंज है। और शिवालिक की बात करें, तो अगर नहीं बता पाते हैं आप लोग, तो 700 मीटर से 1200 मीटर की शिवालिक श्रेणियों की चोटियों की रेंज है, ठीक है? तो जिसको भी अगर ये दोनों याद हो गए हों तो अच्छी बात है, ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। अब एक चीज़ और भी देखिए कि इस क्षेत्र के जो अधिकांश जो भी मतलब कि चोटियाँ हैं, यहाँ पर ये आप देखिए चोटियों की जो ये रेंज है ना, ये 4500 मीटर की, यानी कि ये काफ़ी अच्छी खासी रेंज होती है। और इनकी इस रेंज तक जो भी चोटियाँ होंगी, वहाँ पर क्या होगा? हिमपात होगा। इसीलिए इसकी जो इतनी ऊँची हाइट की जो चोटियाँ होती हैं, इन पे हिमपात होता है, स्नोफॉल होता है, जिस वजह से इस क्षेत्र को हिमांचल या फिर हिम का आंचल भी कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है कि उस क्षेत्र का नाम बताइए जिसे या जिस क्षेत्र को हिम का आंचल या हिमचल के नाम से भी जाना जाता है। तो अब आपका क्या आंसर होगा? बताइए मुझे आप लोग, ठीक है? अगला है कि मध्य हिमालय का जो निर्माण है, ये वलित और कयान्त्रिक ये चट्टानों से हुआ है। ठीक हो गया? तो ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। लघु और यहाँ पे कभी-कभी मध्य की जगह पे लघु शब्द भी आपको दिया जा सकता है। ठीक है? तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं लेना है, दोनों चीज़ें सेम है। अच्छा, मैंने अभी एक सवाल पूछा, उसका आंसर दीजिए मुझे।
और एक चीज़ और है इसमें कि लघु हिमालय श्रेणियों में, यानी कि जो ये लघु हिमालय श्रेणी के पर्वतों में जीवाश्म का बिल्कुल अभाव पाया जाता है। यहाँ पे किसी प्रकार के जीवाश्म कोई पाया ही नहीं जाता। ये भी आ सकता है इम्पोर्टेंट हर लाइन, और नीचे वाला भी, ये भी इम्पोर्टेंट है। जीवाश्म यानी कि अभाव होता है। किस श्रृंखला के अंडर के यानी कि जो किस क्षेत्र के अंडर में जीवाश्मों की संख्या या जीवाश्म बिल्कुल नहीं पाया जाता, तो वो है आपका मध्य हिमालय। ठीक है? बस इसमें इतनी ही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और कुछ इसमें ना भी देखेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। चलो आगे हम बढ़ते हैं, अगला जो पॉइंट है वो देखते हैं। 7वां पॉइंट है आपका उच्च हिमालय। ठीक है? उच्च हिमालय या इसे हम कहते हैं बृहद हिमालय। ठीक हो गया? तो इतनी चीज़ें आप ध्यान में लिए जो है रखेंगे, और आज का सेशन मैं यहीं पर ही रोकना चाहूँगा, और इसके बाद का जो ये सेशन है कल जो है कवर किया जाएगा। ठीक है? तो और आप लोगों में से जिसने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।